Hello, friends. Namaskar, Mitro. I welcome you all. I hope you all are doing well in this COVID 19 lockdown. Today, I will be talking on rheumatic disease and COVID 19. I will be talking in three languages that is, English, Hindi, and Gujarati. सबसे पहले हम बात करेंगे रूमेटिक डिजीज के बारे में कि रूमेटोलॉजी क्या है, उसमें कौन कौन सी बीमारियां आती है। तो रूमेटोलॉजी वो मेडिसिन फील्ड का एक ऐसा ब्रांच है जो डील करता है ऑटोइम्यून डिजीज के साथ। अभी ऑटोइम्यून डिजीज क्या होता है? तो जैसे हर एक इंसान के अंदर एक इम्यून पावर होता है जिसका काम है जब भी कोई बाहर से अपने को बैक्टीरियल वायरस इन्फेक्शन लगता है उससे हमको बचा लेता है। ये काम है हमारे इम्यून सिस्टम का, जिसको बोलते हैं गुजराती में रोग प्रतिकारक शक्ति। તો જ્યારે પણ આપણને લાગે છે બેક્ટેરિયલ વાયરસ ઇન્ફેક્શન, આપણો આ ઇમ્યુન પાવર એટલે કે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ આપણને એમાંથી બચાવી લે છે, જે એનું કામ છે। પરંતુ કોઈ કારણોસર જ્યારે આ જ ઇમ્યુન પાવર કંઈક ખરાબી આવવાના કારણે એને ખ્યાલ નથી આવતો કે આ કોઈ બહારનો બેક્ટેરિયા કે વાયરસ નથી, તમારું પોતાનું જ અંગ છે અને એના ઉપર અટેક શરૂ કરી નાખે છે, ત્યારે તમને જે થાય છે એને કહેવામાં આવે છે ઓટો ઇમ્યુન ડિઝીઝ। અને આ ઓટો ઇમ્યુન ડિઝીઝની જે સ્ટડી કરે છે એને કહેવામાં આવે છે રુમેટોલોજી, અને ડૉક્ટરને કહેવામાં આવે છે રુમેટોલોજિસ્ટ। કયા કયા બીમારીઓ આમાં સમાવેશ થાય છે? તો એમાં તો ઘણી બીમારી આવે છે, પણ કોમનલી જે હોય છે એ છે રુમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ એટલે કે સંધિવા। બીજા નંબરે છે સ્પોન્ડાઇલો આર્થરાઇટિસ એટલે કે करोड़रज्जु वा, कि જેને કહેવાય છે रीढ़ की हड्डी का बा। इसके अंदर कई बीमारी आती है जैसे कि सोराटिक आर्थराइटिस એટલે કે સોરિયાસિસનો વા। બીજું છે રિએક્ટિવ આર્થરાઇટિસ, એન્ટ્રોપેથિક આર્થરાઇટિસ એન્ડ એન્કાઇલોઝિંગ સ્પોન્ડિલાઇટિસ। આ બધા ડિઝીઝનો સમાવેશ થાય છે સ્પોન્ડિલો આર્થરાઇટિસ ગ્રુપમાં। પછી બીમારી આવે છે એસએલઈ એટલે કે લ્યુપસ। પછી बीमारी છે स्क्लेरोडर्मा એટલે કે ચામડીનો વા, जिसमें आपकी स्किन थोड़ी मोटी हो जाती है और काली पड़ जाती है, જેને કહેવાય છે ચામડીનો વા। પછી એક બીમારી છે માયોસાઇટિસ એટલે કે સ્નાયુ મસલ્સમાં તકલીફ થવી। પછી છે वेस्कुलाइटिस એટલે કે रक्तवाहिनी, जैसे अपनी जो बॉडी में होती है आर्टरीज वेन, उनमें सूजन आना, इसको बोलते हैं वेस्कुलाइटिस। और बच्चों में भी ये हो सकता है जिसको बोलते हैं जेआईए। तो ये सब बीमारियों का समावेश होता है अपनी रूमेटोलॉजी में। तो ये सब डिजीज के बारे में हम, जब ये डिसीज होता है तो आपके डॉक्टर देते हैं आपको दवाइयाँ जिसको बोलते हैं इम्यूनोमोड्यूलेटर या इम्यूनो सप्रेशन। तो हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं टुडे अबाउट रूमेटोइड डिजीज एंड कोविड-19? क्योंकि जब बात आती है इम्यूनिटी की, तो इम्यूनिटी रिलेटेड टू इन्फेक्शन, जब आपका इम्यून पावर कम होता है तो आपको ये इन्फेक्शन लगने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए हमको कई कॉल्स आते हैं पेशेंट से कि हमको दवाइयाँ कम करनी है, दवाई बंद करनी है, या हम क्या करें कोविड-19 में से बचने के लिए। तो जो भी सवाल होते हैं अभी उसकी हम चर्चा करेंगे। तो आज जो भी मैं बात करूंगा वो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो। हमारी जो वेबसाइट है IRA, दैट इज इंडियन रूमेटोलॉजी एसोसिएशन की वेबसाइट है, जो पीछे मेंशन किया हुआ है। दूसरा, अगर वो मटेरियल आपको पढ़ना है गुजराती में तो आप पढ़ सकते हो राग की वेबसाइट, दैट इज www.ragindia.org। वहाँ आपको ये मटेरियल मिल जाएगा गुजराती में। तो अगर कोई डाउट या क्वेरी रहती है आज की टॉक के बाद तो आप ये ऑनलाइन पढ़ सकते हो। यू डोंट हैव टू बी मेंबर ऑफ दिस एसोसिएशन। आप जस्ट यू गो टू ऑनलाइन एंड आप वो पढ़ लेंगे। यू डोंट हैव टू बी अ मेंबर ऑफ दिस एसोसिएशन टू रीड दिस मटेरियल। तो आप वो ऑनलाइन पढ़ सकते हो। तो हम अभी सवाल जवाब डिस्कस करेंगे। पहला सवाल जो होता है हमारे रूमेटिक डिजीज वाले पेशेंट्स में, वो है कि रूमेटिक डिजीज वाले पेशेंट्स में कोविड-19 का इन्फेक्शन ज़्यादा है, ऐसा सबको लगता है। तो पहले मैं बता दूं आपको कि रूमेटिक डिजीज जो है वो ऑटोइम्यून डिजीज होते हैं। ऑटोइम्यून डिजीज मतलब ऐसा नहीं है कि आपका इम्यून पावर कम है या आपका इम्यून पावर ज़्यादा है। आपका इम्यून पावर में कुछ खराबी आने के कारण वो उल्टा आप पे अटैक कर रहा है। तो ऑटोइम्यून डिजीज मतलब कि इम्यून डेफिशिएंसी, ऐसा बोलना ठीक नहीं है। आपका इम्यून पावर कम नहीं है मगर वो रॉन्ग डायरेक्शन में काम कर रहा है। इसलिए ऑटोइम्यून डिजीज वाले पेशेंट्स में कोविड-19 का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, ऐसा अब तक कोई प्रूफ हुआ नहीं है। तो रूमेटिक डिजीज पेशेंट्स अगर कोई मेडिकेशन नहीं ले रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ अगर रूमेटिक डिजीज वाले पेशेंट्स कोई मेडिकेशन नहीं ले रहे हैं तो उनमें कोविड-19 का इन्फेक्शन ज़्यादा होने का चांस ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा सवाल है, if patient with rheumatic disease taking some medication then they are more prone for infection। मतलब कि अगर कोई rheumatic disease वाले पेशेंट्स जो है, if they are taking immune suppressions,
तो उनको रिस्क ज़्यादा है इन्फेक्शन का, स्पेशली कोविड। तो ये इसका आंसर समझने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि आपके रूमेटोलॉजिस्ट आपको दो तरह की दवाई देते हैं। एक है इम्यूनो मॉड्यूलेटर, दूसरा है इम्यूनो सप्रेशेंट। इम्यूनो मॉड्यूलेटर मतलब कि ये ऐसी दवाइयाँ है जो आपका इम्यून पावर कम नहीं करती है, बट वो उसमें कुछ ऐसा बदलाव लाती है जिससे वो आपका इम्यून सिस्टम स्मूथली काम करे। और इस ग्रुप में दो दवाई आती है, दैट इज हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एंड सल्फासालाजिन। तो ये हो गया इम्यूनो मॉड्यूलेटर। दूसरा ग्रुप है वो है इम्यूनो सप्रेसेंट। इम्यूनो सप्रेशन ऐसी दवाइयाँ होती है जो आपका इम्यून पावर कम करती है। जैसे मैंने बताया कि रूमेटॉइड डिजीज, उसमें आपकी इम्यूनिटी रॉन्ग डायरेक्शन में काम करती है, तो कभी कभी हमको उसको दबाना पड़ता है। तो इसलिए हम यूज करते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट, जिसमें आते हैं आपके मिथोट्रेक्सेट, लेफ्लोनामाइड, साइक्लोफॉस्फामाइड, साइक्लोस्पोरिन एंड बायोलॉजिकल्स। तो ये सब दवाइयाँ अगर आप ले रहे हो तो यस, आपको इन्फेक्शन के चांस कंपेयर टू अदर पीपल थोड़े ज़्यादा है। मगर इट्स नॉट ओनली कोविड-19 और कोरोना वायरस, आपको इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा है कोई भी बैक्टीरिया वायरस से। तो अगर आप ये ले रहे हो तो आपको क्या करना है, मीन्स रूमेटॉइड डिजीज पेशेंट टेकिंग इम्यून सप्रेशन, देन व्हाट प्रिकॉशन ही और शुड टू टेक। तो एक तो चीज़ है कि जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस है जो आप अभी ले रहे हो कोरोना वायरस के टाइम पे, जैसे कि फ्रिक्वेंटली आपको हैंड वॉश करना है, बाहर नहीं जाना है, मुंह पे मास्क लगाना है और हाथ से अपने मुंह को टच नहीं करना है। ये तो आपको करना ही है, दिस इज स्टैंडर्ड प्रिकॉशन फॉर कोरोना वायरस। मगर अगर आप इम्यून सप्रेशन ले रहे हो तो आपको तीन चीज़ें एक्स्ट्रा करनी है जिससे आप इन्फेक्शन से बच पाए, क्योंकि आपको थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है। तो तीन चीज़ों में पहला ये है कि टेली कंसल्टेशन। आपको अगर इफ़ पॉसिबल कॉल योर डॉक्टर्स, डू वीडियो कॉलिंग और उस पर बात कीजिए जिससे आपको हॉस्पिटल ना जाना पड़े। अगर आप जा रहे हो हॉस्पिटल तो आपको रिस्क थोड़ा बढ़ जाएगा, हेल्थ केयर वर्कर से कॉन्टेक्ट में आने से आपको रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए आपका कंसल्टेशन अगर आ रहा है आफ्टर 4 वीक, तो आप वीडियो कॉलिंग करके या टेली कंसल्टेशन करके अपना वो एक कंसल्टेशन खत्म कर सकते हो। दूसरा है कि अगर आपको बोला गया है कि आपको 6 वीकली या 2 मंथली या 4 वीकली ब्लड टेस्ट करने हैं आपका मेडिसिन का रिस्पॉन्स देखने के लिए या बीमारी कंट्रोल में है कि नहीं वो देखने के लिए, तो ये ब्लड टेस्ट आपको करने हैं थोड़े देर बाद। मतलब कि आपको अगर 4 वीक बोला है यू कैन डू इट आफ्टर 6 वीक, 6 वीक बोला है तो यू कैन डू इट आफ्टर 2 मंथ। मगर ये सब करना है आपको आपके डॉक्टर से बात करने के बाद। इसका मोटिव एक ही है कि आप हेल्थ केयर वर्कर के कॉन्टेक्ट में ना आए। तो ब्लड टेस्ट जो है उसको थोड़ा इंटरवल बढ़ा के करना है, कंसल्टेशन करना है मोबाइल पे या वीडियो कॉलिंग करके करना है। तीसरी बात, इफ़ यू आर ऑन आईवी मेडिकेशन, मीन्स कोई आपको चल रहा है इन्फ्यूजन, जैसे कि किसी को चलता है 2 मंथली, किसी को चल रहा है 3 मंथली, तो ये इन्फ्यूजन का रेट आपके रूमेटोलॉजिस्ट शायद इसको पोस्टपोन कर सकते हैं। मीन्स आपको 2 महीने में मिल रहा है तो उसको आप लगा सकते हो 3 महीने पे, तो जिससे आपका एक गैप बढ़ेगा और आपका जो विजिट होगा हॉस्पिटल में वो कम हो जाएगा। मगर ये सब चीज़ें आपको करनी है आफ्टर कंसल्टिंग योर रूमेटोलॉजिस्ट, उनसे बात करके ही करना है। दूसरी बात यह है कि मान लो कि रूमेटिक डिजीज वाले पेशेंट्स को कोरोना का इन्फेक्शन लग गया है, तो उसमें क्या करना है, दवाई बंद कर देनी है, दवाई चालू रखनी है, या तीसरा सवाल है कि जो दवाई बंद कर दिया है तो कोरोना से ठीक होने के बाद दवाई कब शुरू करनी है। ये तीन सवाल हम डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहले कि अगर आपको किसी पेशेंट्स को, रूमेटिक डिजीज वाले पेशेंट्स को लग गया है इन्फेक्शन कोरोना का, तो उसमें जो इम्यूनो मॉड्यूलेटर है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सल्फासालाजिन, तो इसमें आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कंटिन्यू कर सकते हो, उसको बंद करने की जरूरत नहीं है। मगर अगर आप ले रहे हो इम्यूनो सप्रेशेंट जो है मिथोट्रेक्सेट, लेफ्लोनामाइड, साइक्लोफॉस्फामाइड, एजाथायोप्रिल, बायोलॉजिकल्स, तो ये दवाइयाँ टेम्पररी आपको बंद करनी पड़ेगी जब तक आप इस कोरोना के इन्फेक्शन से रिकवर ना हो जाए, क्योंकि ये आपकी इम्यून पावर कम करती है। दूसरी बात, कब शुरू करना है। अगर आपका मेडिकेशन हमने बंद किया है बिकॉज ऑफ कोरोना इन्फेक्शन, तो फिर से कब रिस्टार्ट करना है, तो इसके बारे में आपके रूमेटोलॉजिस्ट आपको देखेंगे, आपके ब्लड टेस्ट देखेंगे, आपकी ओवरऑल कंडीशन कैसी है, वो सब देखने के बाद वंस यू रिकवर टोटली फ्रॉम कोरोना इन्फेक्शन, तब शुरू करेंगे आपकी ये इम्यूनोमॉड्यूलेटर। मगर एग्जैक्टली टाइम बोल पाना कि 1 महीने बाद शुरू करेंगे या 6 हफ्ते बाद शुरू करेंगे, तो वो डिफिकल्ट है। तीसरा सवाल है, अगर कोई रूमेटिक डिजीज वाला पेशेंट हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ले रहा है तो उनको ये कोविड-19 नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट्स अ सेंस ऑफ फॉल्स सिक्योरिटी, इसमें आपको नहीं रहना है कि मुझे कुछ नहीं होगा अगर मैं ले रहा हूँ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन।
हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का रोल जो भी कोविड-19 में है वो उतना क्लियर नहीं है। जैसे आईसीएमआर, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ने बोला है कि यू कैन टेक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दोज हु आर एट हाई रिस्क। आईसीएमआर सेज यू कैन टेक हाइड्रोक्लोरोक्विन इफ यू आर एट हाई रिस्क। हाई रिस्क में कौन कौन आता है? दोज हु आर हेल्थ केयर वर्कर्स और लेबोरेटरी पर्सनल जो हु आर इन कॉन्टेक्ट विथ कोविड-19 पेशेंट। ये ग्रुप वाले पेशेंट्स ये ले सकते हैं, मगर WHO, CDC and IRA, that is Indian Rheumatoid Association, we are currently not in favor of hydroxychloroquine as a prophylaxis. In vitro, if you see the mechanism of action of the hydroxychloroquine, it do have a antiviral property. Hydroxychloroquine वायरस के सामने काम करता है. It reduce virus replication. ये है, मगर we need to have a more studies and long term follow up. तो at present, hydroxychloroquine is approved as a EUA, that is it's authorized for emergency use. इमरजेंसी यूथ ऑथराइजेशन जिसको बोलते हैं EUA, दैट इज इमरजेंसी यूथ ऑथराइजेशन, उसके अंडर ये आता है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। FDA ने इसको अप्रूव नहीं किया है, मगर इमरजेंसी में आप ये ले सकते हो। अगर पेशेंट कोई सिक है तो इसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यू कैन गिव एज अ पार्ट ऑफ EUA। दूसरी बात है, अगर कोई रूमेटॉइड डिजीज वाले पेशेंट्स में कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन क्या लेने हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए, तो ये चीज़ है ये मैंने बताया कि आपको कांटेक्ट में नहीं आना है हेल्थ केयर वर्कर के, उनसे थोड़ा दूर रहना है आपको, ठीक है। लेबोरेटरी टेस्ट थोड़ा डिले करो, कंजर्वेशन डिले करो और इन्फ्यूजन थोड़ा डिले कर दो। और एक सवाल है कि इफ पेशेंट्स आर टेकिंग इम्यून सेपरेशन देन कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन होता है वो मास्क हो जाएगा। मतलब कि अगर आप इम्यून सेपरेशन ले रहे हो तो आपको जो फीवर है, जॉइंट्स पेन है, फटीग है जो होता है कोरोना वायरस में, वो सिम्टम नहीं आएंगे। तो यस, अगर इफ यू आर टेकिंग इम्यून सेपरेशन तो फिर आपको ये जो सिम्टम्स है इन्फेक्शन के, नॉट ओनली कोविड-19, एनी इन्फेक्शन दैट विल बी मास्क्ड बाय इम्यून सेपरेशन। तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर आपको फीवर जैसा लग रहा है तो आपको कांटेक्ट करना है आपके रूमेटोलॉजिस्ट को और लोकल फिजिशियन को, देन दे विल इन्वेस्टिगेट एंड विल टेल यू कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। तो अभी एक चैलेंजिंग का काम है कि अगर कोई रूमेटॉइड डिजीज वाले पेशेंट्स को फ्लेयर हुआ, मतलब कि उनकी बीमारी एक्टिव हो रही है ये कोविड-19 की महामारी में, तो कैसे डील करना है उसके साथ। तो सबसे पहले अगर बीमारी एक्टिव हो रही है तो इसका इस समय में ट्रीटमेंट करना एक चैलेंजिंग काम है। तो अगर वो माइनर फ्लेयर है, मतलब कि बीमारी ज़्यादा एक्टिव नहीं हुई है, तो आपकी जो मेडिकेशन चल रही है उसका डोज थोड़ा बढ़ा के आपके रूमेटोलॉजिस्ट उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मगर अगर ये बीमारी ज़्यादा एक्टिव हो गई है, जैसे कि मेजर फ्लेयर हो गया है, तो इस कंडीशन में आपको आपके डॉक्टर से बात करनी है। ही विल सी यू, ही विल डू ब्लड टेस्ट एंड उस टाइम के आपकी कंडीशन देख के आपका ट्रीटमेंट शुरू किया जाएगा, जिसमें हो सकता है कि वो आपको स्ट्रॉन्गर मेडिकेशन दे जिसको बोलते हैं हायर इम्यून सप्रेशन। वो मेडिकेशन आपको शायद लेना पड़ सकता है, मगर ये डिसीजन लेंगे आपके रूमेटोलॉजिस्ट। सो टू समराइज माई टूडेज टॉक, फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑटोइम्यून डिजीज में आपका इम्यूनिटी कम है ऐसा नहीं है, आपका इम्यूनिटी काम कर रहा है रॉन्ग डायरेक्शन में, तो आपको इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा है ऐसा नहीं है। मगर इफ़ यू आर टेकिंग इम्यून सेपरेशन, अगर आप दवाइयाँ खा रहे हो तो आपको रिस्क ज़्यादा है, तो उसमें आपको करना है रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन। जैसे BSR, दैट इज ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ रूमेटोलॉजी, उन्होंने दिया है एक रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन कि रूमेटिक डिजीज पेशेंट्स कौन सी दवाई खा रहे हैं, उनको उनके लंग्स में, किडनी में कोई खराबी है, इज देयर एनी कोमोर्बिडिटीज, ये सबको देख के आपको 3 ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि हाई रिस्क, लो रिस्क एंड मीडियम रिस्क। तो इसके बेस पे आपके कौन से ग्रुप में आते हो उस तरह से आपको लेने हैं प्रिकॉशन। 3 चीज याद रखनी है, टेली कंसल्टेशन, अवॉइड ब्लड टेस्ट और उनका बढ़ा दो इंटरवल, और IV इन्फ्यूजन जो आप ले रहे हो उसको भी थोड़ा आप पोस्टपोन कर सकते हो। तीसरी बात, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का रोल एट प्रेजेंट उतना क्लियर नहीं है, इट्स इंडिकेटेड बाय ICMR ओनली इन हाई रिस्क पेशेंट। तीसरा, डू नॉट स्टॉप योर ट्रीटमेंट विदाउट आस्किंग योर रूमेटोलॉजिस्ट। अगर आपको कोरोना का इन्फेक्शन लग रहा है, कांटेक्ट करो आपके रूमेटोलॉजिस्ट को एंड ही विल एडवाइज कि आपको मेडिसिन कौन सी बंद करनी है, कौन सी कंटिन्यू करनी है। अगर आपको लग रहा है इन्फेक्शन, आप ले रहे हो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन 200 mg, तो आपको वो बढ़ाना भी नहीं है। ये सब डिसीजन लेंगे आपके डॉक्टर्स जो हो सकते हैं रूमेटोलॉजिस्ट और फिजिशियन। दैट्स व्हाट I wanted to tell you today. Thank you very much. Please stay home, stay safe. Thank you.